दुर्गा स्वरूपा शक्ति स्वरूपा विराजमान मातृशक्ति का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। इतने बड़े समूह को देखकर लग रहा है कि आज समाज वापस कुछ ऐसा करने के लिए संकल्पबद्ध है, ऐसा विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ऐसा चिंतन करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि इस देश की, इस राज्य की, इस समाज की दिशा और दशा बदल दी जाए। कहा जाता है कि केसरिया धारण करके कई क्षत्रिय वीर और वीरांगनाओं ने इतिहास बदल दिया, और उस इतिहास को पढ़कर, सुनकर, देखकर आज भी हम गर्व का एहसास करते हैं, गर्व की अनुभूति करते हैं। ऐसी ही परंपरा आज भी इन बच्चों में, जो प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, उनमें कायम हो, वो आगे इस परंपरा को बढ़ाए और उन इतिहास पुरुषों से प्रेरणा लें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। भारतीय सनातन संस्कृति के लिए विजयदशमी का विशेष महत्व है और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम ये विजयदशमी मनाते हैं। महज एक संयोग नहीं हो सकता कि तीन महापुरुषों का जन्म विजयदशमी के दिन होता है। प्रकृति ने भी इस दिन का चुनाव निश्चित रूप से कुछ सोच के किया होगा। निश्चय ही प्रकृति भी प्रफुल्लित हुई होगी ऐसे वीरों को पैदा करके, ऐसे महापुरुषों को पैदा करके। और आप लोगों ने पूर्व वक्ताओं से सुना होगा कि निश्चय ही दोनों महापुरुष राव शेखा जी और महाराजा गंगा सिंह जी का जन्म जो है संतों के आशीर्वाद से हुआ। महाराज शेखा जी के जन्म के बारे में विस्तृत जो व्याख्यान सुना उसमें संतों का महत्व बताया गया, और महाराजा गंगा सिंह जी के जन्म के बारे में भी कहा जाता है कि डूंगर सिंह जी के बाद जब कोई राज्य संभालने वाला नहीं था तो लाल सिंह जी को खाकी बाबा की शरण लेनी पड़ी, और खाकी बाबा के आशीर्वाद से ही गंगा सिंह जी का जन्म होता है। देखिए, राव शेखा जी का जन्म 1490 में हुआ और 12 वर्ष की आयु में एक किशोर का, बिल्कुल एक किशोरावस्था के बालक का, आरंभिक किशोरावस्था के बालक का राज तिलक होता है। 16 वर्ष की आयु में वो किशोर राज्य का विस्तार करना आरंभ कर देता है और 27 वर्ष की आयु में 360 गांवों का एक राज्य बना लेता है। ये किसी क्षत्रिय के अंदर ही ये चीज हो सकती है, एक साधारण बात ही नहीं है। दूसरी ओर अगर अपन देखते हैं तो महाराजा गंगा सिंह जी का 1880 में जन्म हुआ और मात्र 7 वर्ष की आयु में उनका 1887 में राज्याभिषेक होता है। क्योंकि मनोविज्ञान विषय की विद्यार्थी हूँ, मनोविज्ञान पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो मैं कई बार ऐसी देखती हूँ कि उन शिशुओं का, उन बालकों का, उन किशोरों का कैसा मनोविज्ञान रहा होगा, कैसी मनोस्थिति रही होगी जिन पे राज्यों के भार आ जाते थे। 1887 में जब राज्याभिषेक होता है, क्योंकि 7 वर्ष की आयु थी, बहुत कम अल्पायु में थे, तो राज्य संभालना एक बार असंभव था। तो जो भी संरक्षक थे उन्होंने राज्य को संभाला और महाराजा गंगा सिंह जी को शिक्षा के लिए मेयो कॉलेज अजमेर भेज दिया जाता है। 1887 से 1898 तक जब महाराजा गंगा सिंह जी मेयो में अध्ययन कर रहे थे, राज्य की स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। और जब 1898 में गंगा सिंह जी वापस बीकानेर पधारते हैं, तब सामना करना पड़ा अकाल का, दुर्भिक्ष का, सरदारों के विद्रोह का, बहुत सारी ऐसी विपरीत विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जहाँ पे अंग्रेजों की कूटनीति भी थी। और ऐसी स्थिति में वो एक बालक जो कि 7 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक करा के अध्ययन करने जाता है, एक समय जाकर इंपीरियल वार काउंसिल का सदस्य बन जाता है। वर्साई की संधि में फ्रांस के प्रधानमंत्री से पहले साइन कर देता है, लीग ऑफ नेशन का अध्यक्ष बन जाता है। नहीं, उस व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा की जाए और देखा जाए कि ऐसे व्यक्ति किसी समाज विशेष के नहीं होते, वो समाज का चरित्र बन जाते हैं, वो समाज की परंपरा बन जाते हैं, समाज के रिवाज बन जाता है कि वो अपनी धरा से, अपने मूल से, अपने स्थान से भी निरंतर रूप से जुड़े रहे। शिक्षा के बारे में अगर चर्चा करें तो निश्चित रूप से जो मुझे आज आदेश हुआ है कि महाराजा गंगा जैन बना ने जो बात कही, मैं थोड़ा आपका भी ध्यान चाहूंगी बना। हम लोग भी एक
मंतव्य संक्षेप में प्रस्तुत करें आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, जिनका चिंतक, विचारक, राजनीति के क्या कहे सब कुछ है और समाज के बहुत ही चिंतनशील इंसान है सुरेंद्र जी शेखावत से मेरा डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत। विजयदशमी के पावन पर्व पर महाराव शेखा जी, महाराजा गंगा सिंह जी और राव बणीर जी की जयंती के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी आदरणीय हनुमान सिंह जी साहब, देश दुनिया में शेखावत वंश का गौरव बढ़ाने वाले प्रसिद्ध उद्योगपति मेघराज सिंह जी साहब, आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी साहब, क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष भाई केपी सिंह जी, भारतीय सेना में सेवाएं देने वाले और जिनके नाम वीरता के पदक दर्ज हैं ऐसे आदरणीय भंवर सिंह जी साहब, आदरणीय हेम सिंह जी साहब और मेरे सामने इस सभागार में विराजमान बीकानेर के तमाम क्षेत्रीय सरदारों, मातृशक्ति, मुझे समय की पाबंदी का भान है। जैसा निर्देश दिया है मंच से, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात को संक्षेप में रखूं। आज का दिन 3 महापुरुषों की हम लोग जयंती मना रहे हैं। इतिहास पर चर्चाएं हुई हैं, उन्होंने जो समाज को दिया उस पर गंभीरता से चर्चा हुई है। निश्चित ही जो परंपरा हमारे साथ है शौर्य की, वीरता की, त्याग की, बलिदान की, इस परंपरा के साथ भूतकाल को याद करते हुए, अपने परंपरा पर गौरव करते हुए, वर्तमान की चुनौतियों को समझते हुए भविष्य में हमें क्या रास्ता निर्धारित करना है। जैसा कि आयोजकों ने मुझे लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजपूत कहां खड़ा है इस विषय पर बोलने के लिए मुझे निर्देशित किया है। पिछले 70-75 सालों की जो भारतीय लोकतंत्र की यात्रा संपन्न हुई है, निश्चित रूप से हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आबादी के अनुरूप क्षेत्रीय सरदारों ने, क्षेत्रीय समाज के लोगों ने राजनीतिक क्षेत्र में निश्चित रूप से बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया है। लेकिन इस बात पर भी हम लोगों को गौर करने की आवश्यकता है कि जिस तरह का लोकतांत्रिक शिक्षण हम लोगों को होना चाहिए, जिस तरह का संवैधानिक शिक्षण हम लोगों का होना चाहिए, उतना हो पाया है या नहीं हो पाया, और राजपूत समाज कहां खड़ा है आज के इस लोकतांत्रिक इतिहास में, इस पर बात करने की, चर्चा करने की आवश्यकता है। यहां विराजमान भी बहुत सारे लोग मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो युग की बात है उस युग की बात को करने की आवश्यकता है और उसको समझने की आवश्यकता है। जब भी हम लोग आजादी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के लिखे इतिहास की बात करते हैं, तो बहुत सारे हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको लगता है कि जैसे हमसे बहुत कुछ छिन गया था। निश्चित रूप से जो पढ़ते लिखते हैं वो लोग ये बात मानते हैं कि आजादी ने, जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो भारत को आजादी मिली, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, वो किसी और को आजादी मिली नहीं मिली, राजपूत को सबसे ज्यादा आजादी मिली। आज देश दुनिया में बड़े गर्व के साथ, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ, दुनिया की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में मालिक होना, राजनीतिक क्षेत्र में मुकाम स्थापित करना, इंडियन ब्यूरोक्रेसी में बड़ी संख्या के साथ प्रतिष्ठित सेवाएं देना, और दूसरे अन्य क्षेत्र में जो राजपूतों को काम करने का अवसर मिला है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, संविधान के माध्यम से हम सब लोगों को जो नए रास्ते खुले, जो नए मार्ग हम सब लोगों के लिए खुले, वो एक बड़ा कारण है। इस देश के सर्वोच्च पद पर, इस देश के सर्वोच्च शिखर पद पर महाराव शेखा के वंश परंपरा की प्रतिभा देवी सिंह राष्ट्रपति जैसे पद पर निर्वाचित हुई, वीपी सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर जी ने प्रधानमंत्री पद को गौरवान्वित किया, और राजस्थान की धरती के दोरों के लाल भैरव सिंह जी भी सर्वोच्च उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचे। ये सब इस लोकतंत्र की ताकत के कारण सफल हो पाया। बहुत बार जब बातचीत होती है, चर्चाएं आती हैं, मैं एक बात का जिक्र जरूर करता हूं कि हर युग का एक अपना हथियार होता है।
और जो समाज, जो सोसाइटी, जो लोग नई तकनीक के साथ और नए युग के हथियार के साथ युद्ध लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जिस लड़ाई में महाराणा सांगा और बाबर की फौज का कोई मुकाबला नहीं था, 20,000 लोगों की फौज के साथ बाबर ने 2 लाख लोगों की सांगा की फौज को इसलिए हरा दिया कि बाबर के पास तोपखाना था। तो जो युग का हथियार है, उस युग के हथियार से जो फौजें लड़ती हैं वो फौजें निश्चित रूप से फतह करती हैं, उनका इतिहास लिखा जाता है। समय काल परिस्थिति के अनुसार जिस रूप में राजपूतों को आगे बढ़ना चाहिए था, जिस ढंग से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए थी, जिस ढंग से तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए था, मैं मानता हूं जिस तरह से इन बालिकाओं का चेहरा देखते हैं आज, जो सम्मान हुआ है, जिस बड़ी संख्या में जिस तरह से मातृशक्ति का सम्मान हुआ है, बेटियों का सम्मान हुआ है, तो हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी जो आदि आबादी है वो उसका हक वो आदि आबादी से भी बढ़कर 60-70% का जो रिकॉर्ड कायम कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से, लेकिन जो हमारी आबादी का अनुपात है, उस आबादी के अनुपात में हम लोग कहाँ बढ़ पाए हैं, इस बात पर हम लोगों को गौर करने की आवश्यकता है, उस देना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, तलवारबाजी का प्रशिक्षण तो होना ही चाहिए, लेकिन युग के अनुरूप आप राजपूत युवाओं का RTI लगाने का पूछते नहीं, जमीन के लिए बंटवारे के लिए भी उसको अर्जी लिखनी चाहिए, आनी चाहिए। तो क्यों ना इस तरह का कोई प्रयास हम लोग करें। अब आज एकेडमी खोल रखी है कि 135 लड़कियां खेल रही है और बाकी जगह 15 लड़कियां 12 है, कोई तरह का इनसे 1 रुपया नहीं लिया। और पैसा की बात, जैसे कहा कि यूनिवर्स में सब छोड़ दो, तो वो छोड़े, हम वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर हैं, हम वर्ल्ड की टॉप एकेडमी है और सदा रहेंगे। देवी सिंह जी बाटी पधारे थोड़े थे साहब, यहाँ बिना खिलाड़ी चले जाता, चाहे बॉल हाथ में उठा ऊपर दिया हुआ ठाक ऊपर तो नहीं, ऊपर दौड़ रहा होता था ठापर तो बॉल चाल रही है। आज देवी सिंह जी बाटी 11,83,000 रुपया दे गया, आज वो ग्राउंड लेवल हो रही है, सुविधाएं बढ़ रही है। तो बस ज़्यादा समय नहीं है, आप करो, धन्यवाद। मिलके काम कर रहे हैं, इनकी एकेडमी कच्चे मकानों में दौरों में चलती है, फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है, कुछ भी संसाधन इनके पास नहीं है, इसलिए महाराव शेखाजी संस्थान 51,000 रुपए का नगद सम्मान इनको दिया है। और भी अब धीरे धीरे संभवतः हम मदद करेंगे तो हमारी लड़कियां नाम रोशन करेगी, वर्ल्ड लेवल पे जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने समय चूंकि काफी हो गया है, मैं आमंत्रित मंच की तरफ जानिब होते हुए मैं आग्रह करता हूं हमारे क्षत्रिय सभा के संभागीय आदरणीय कर्ण प्रताप जी साहब से, सिसोदिया साहब से, कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे चीफ विशिष्ट अतिथि आज के, उनके साथ उनके सहयोग के रूप में हमारा संस्थान काम कर रहा है, उनके छाते के नीचे ही महाराव शेखाजी संस्थान वर्क कर रहा है। आदरणीय कर्ण प्रताप सिंह जी साहब। महाराज गंगा सिंह जी, महाराव शेखाजी, राव मणिर जी को नमन, सम्मानित मंच और आप सभी मानवों को प्रणाम। जिन भी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है उनको उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आदरणीय सरोज भाई साहब को कहना चाहूँगा कि इस लाइब्रेरी के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दीपावली से पहले ये लाइब्रेरी छात्रों छात्रों जो लाइब्रेरी है छात्रों को समर्पित कर दी जाएगी। और राव शेखाजी संस्थान ने जो शानदार आयोजन किया है उसके लिए वानी सिंह जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपके मार्गदर्शन में, आपकी दिखाई रोशनी में वर्क करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ हाईली डेकोरेटेड हमारे सेवानिवृत्त आईजी, जो कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही जो देश को नई नई चीजें दी है और जो सांसू पोस्ट के लिए बहुत विख्यात है, जाने जाते हैं, और बीएसएफ में बहुत सारे नारकोटिक्स आदि के कामों के लिए बड़े प्रखर हैं। और हमारे आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो सम्मान के साथ हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं, आप पधारे और मार्गदर्शन प्रदान करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये डिसिप्लिन बताता है क्षत्रिय समाज का कि वो यहाँ बैठे, अदरवाइज कोई और इवेंट होता तो आई एम श्योर आगे निकल गए होते। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ बैठे। मंच के बारे में, मंच पर जो बैठे हैं इनके बारे में आप जानकारी आपको सबको पता है, पर मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा जो मेरे सीनियर, मेरे साथी जो यहाँ बैठे हैं सामने। बीरबल जी बैठे हैं, RS बड़े सीनियर पद पे रिटायर हुए हैं, मेरे गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के सीनियर हैं। सहदेव सिंह जी बैठे हैं, वो भी मेरे गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के सीनियर हैं। विजय सिंह जी थेला सर, ग्रेट लॉरेंस ऑफ थार जिसको बोलते हैं, विजय सिंह जी, कर्नल जय सिंह जी के सन, जो जिनका नाम है आज हम वीरों को याद करते हैं, वो लोग बैठे हैं। साथ में नंदलाल जी बैठे हैं, और भी कुछ नाम मैं फेस देख रहा हूँ
मैं क्योंकि बीकानेर से ज़्यादा बाहर रहा हूँ, बीकानेर में अब मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरी 36 साल की नौकरी तो बॉर्डर की है और 4 साल की नौकरी मैंने सिद्धार्थ रेंज कोटा में करी है। जो फेमस हमारे हनुमान सिंह जी थे बास्केटबॉल खिलाड़ी, खुशीराम जी, उनके साथ मैंने 4 साल नौकरी करी एज ए प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर। आप लोगों को शायद पता नहीं है, मैं इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर था उस जमाने में। और साथ में यहाँ पे मेरे कुछ बास्केटबॉल सीनियर्स भी बैठे हैं, उदय सिंह जी बैठे हैं, नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ साइड से। सर उनका नाम लिए बिना मेरी गाड़ी आगे चलेगी नहीं, क्योंकि मैं जब छोटा था तो ये मुझे सिखाते थे बास्केटबॉल। आज मैं यहाँ मुकाम पे हूँ तो इन लोगों की वजह से हूँ। और थोड़ा सा मैं ये जो महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में जो जानकारी थी उसके बारे में मैं थोड़ा 2 शब्द बोलना चाहूँगा। राव शेखा जी के बारे में ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ, जबकि मेरी शादी मेरी मदर जो है वो दुजोत परिवार की है। दुजोत परिवार को मेरे ख्याल से पूरा हिंदुस्तान जानता है। मेरे 10-12 मामे तो इंटरनेशनल है, जोरावर सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, शेखावत, सारे के सारे करीब 1 दर्जन बास्केटबॉल की टीम मैंने नंग्याल की है। सो लाइक विक्रम जो एफर्ट्स किए हैं, जो लड़कियां जिस तरह से आपने राजवी परिवार और राजवी लड़कियों को तैयार किया है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं शेखा जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मैं पूछ भी रहा था नंदलाल जी से, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को वापस जगा दूँ क्योंकि थोड़े सो रहे हैं, कि महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो न तो वाइस चांसलर को पता है गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में। वैसे मुझे राउडी राठौड़ बोलते हैं, बीएसएफ के अंदर कुछ भी बोल जाता है, तो आप सहन करने की शक्ति रखें, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो मैं जब मेरे को वहाँ बुलाया गया लेक्चर देने के लिए कि महाराजा गंगा सिंह, 2 साल पहले जब मैं डीआईजी था तो महाराजा गंगा सिंह जी की जयंती पे कुछ बोलिए सर। मैं कहा पहले आप बोलिए, आप तो वाइस चांसलर है, आप गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। तो सारी भाषण पूरी बाजी होगी। मैंने बोला यार कुछ चीजें आप भूल गए। बोला सर क्या? मैं कहा आपको पता है महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग कैनाल लाए थे, बोला लाए थे, किस लिए लाए थे? सर वो गंगानगर में, इस रायसी नगर एरिया में जो किसानों को पीने का पानी और खेती के लिए लाए थे। मैं कहा बिल्कुल गलत, महाराजा गंगा सिंह जी ये कैनाल पानी पीने के लिए लाए थे, ना कि खेती करने के लिए लाए थे। बोले ये कैसे हो सकता है? तो साहब जब महाराजा गंगा सिंह जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए थे लड़ाई लड़ने के लिए स्वेज कैनाल पे, मैं एक चीज और बता दूं आपको, जो वीडियो शेयर किया था, जो ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो मैंने इनको दिया था 15 सेकंड का, ये जो अंग्रेजों ने 100 साल सेलिब्रेट किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की विजय के, तो इन्होंने जो इनके आर्काइव में जितने भी वीडियोस और फोटोज थे, इन्होंने सारे वो वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। तो मैंने मेरे बेटे चंद्रदेव को बताया मैं कि चेक कर, इसमें पक्का अपने परदादों सा का भी कहीं ना कहीं फोटो होगा। तो ये 15-20 सेकंड का वीडियो मिला, वीडियो चला दो भाई अगर चला सकते हैं तो। इसके अंदर आप देखिए महाराजा गंगा सिंह जी और उनके बेटे साधु सिंह जी, वो मेरे परदादों सा है, कर्नल राव बहादुर साधु सिंह जी। एंड माय ग्रेट ग्रैंडफादर बोर्न इन 1981, रोड़ा गांव से थे, छोटे से थे, जैसे आपने भाई साहब ने बताया कि यहाँ स्कूल नहीं थे, बिल्कुल फैक्ट है। वो पैदल 7-8 साल की उम्र में अपने बड़े भाई के साथ रोड़ा से यहाँ आए थे और लैब के नीचे पढ़ते थे। उसके बाद में जो है जब देखा कि एक होनहार बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसको फिर स्कॉलरशिप दी, और महाराजा गंगा सिंह जी के बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को आपको पूरे जन्म दिया इस समाज में। परम पिता परमेश्वर ने तो अपनी ड्यूटी निभा दी और पितृदेव को भी अपना अपना कार्य कर गए। अब अपन कितने उनके प्रति समर्पित है, ये अपना अपना खुद का सोच है। आज की परिस्थिति ऐसी है जो पूरा समाज जानता है। आप आर्थिक रूप से पिछड़ चुके हो, सामाजिक तौर से पिछड़ चुके हो, और साथ में राजनीतिक तौर पर पिछड़ चुके हो। राजनीति का तो अभी मैदान नहीं है, जब आएगा जब देखेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लें आर्थिक रूप में ये स्थिति है कि आने वाले 10 साल के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो जाएगी कि आपके समाज के लोग ज्यादातर बेरोजगार हो जाएंगे, उनको नौकरियां ही नहीं मिलेंगी। जो नौकरी पाने के सक्षम हैं उनको सुविधा नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है। समस्याएं बहुत है। इन समस्याओं का निवारण करने के लिए हमने एक फाउंडेशन बनाया जो नई सोच, नई विचार, दूरदृष्टि, पक्का इरादा लेके आए हम 1 मई से।
हमारे फाउंडेशन का नाम है यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। अभी उसके अंदर हम केवल 3 लोग हैं। मैं तो बुद्धिजीवी हूं नहीं, पर 2 बुद्धिजीवी और जुड़े हैं। एक है शक्ति सिंह बांदी हुई, जो परमात्मा ने उसको सरस्वती दी है। दूसरा है विक्रांत सिंह तोमर, उसकी प्रोफाइल खोल लेना कि हिंदुस्तान की क्या शख्सियत है। जितना दर्द मैं जानता हूं उतना आप भी जानते हो, और मैं बहुत सहन कर रहा हूं, क्योंकि हर रोज मेरे सामने समस्या ही समस्या आती है। उस समस्या का निवारण क्या? समाज उस जगह पे चला गया है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक तौर से भी, अपनी संस्कृति और संस्कार खो दिए, जब आज हम इस जगह पे बैठे हैं। नहीं है तो इसी जाति के अंदर सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि पैदा हुए, अपन ने उनका अनुसरण नहीं किया। जब अपनी हानि हो गई, पहले लेते यूं तो तब ले जाते क्यों? ये राजपाट ऐतिहासिक धरोहर सब हो गई। इन सब का सोच सोच के एक निष्कर्ष निकाला है। कई बार छोटे बच्चे भी बहुत अच्छी राय दे देते हैं। मैं टाइम लूंगा, पर हर एक बात में दम होगा। धर्मेंद्र राठौड़ का मेरे पास एक फोन आया था 10 बजे कि आप सामराज नहीं जा रहे हो, तो हमारी 4 घंटे डिस्कस हो गई। तो मेरा बड़े वाला लड़का बाई चांस आ गया, मैं जब भी घर में आता हूँ तो बेडरूम में आ जाता है। तो उन्होंने बोला कि आपने इससे इतनी देर बात क्यों की? 2 मिनट बात खत्म कर देनी चाहिए थी। आपको नहीं जाना, बोलते नहीं जाना, क्या झूठ सच बोलने की जरूरत है? लिपा पोती सफाई नहीं, कहाँ जरूरत है? सफाई जिंदगी भर देते रहना, कुछ कोई नहीं होगा। तुम्हें पता कि कल रिजल्ट बता दूं अभी कि 3 दिन बाद इकट्ठे होंगे, सारे स्कूल खाली होंगे, सारे कॉलेज खाली होंगे, सारे गांव खाली होंगे, सब साम्राज्य जाएंगे और सब जूते खा के आएंगे। और वहाँ व्यवस्था बिगड़नी है, क्योंकि इसमें न तो कॉमन सेंस है न कुछ है, और सिर्फ नाम बर्बाद करने के अलावा, जाति का नाम बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। तो यार बात उसी है। फिर उसने एक आज बड़ी खुशी की बात है कि सब लोग सुनने वाले हैं। अब समय आ गया कि अपन चिंतन करें। वो भी उसके समझ मेरे नहीं है, मुझे क्रेडिट खाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसने बोला कि आज समाज को सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता है? पहले वो तो देखो तुम्हारा गोल क्या है। जब तक आवश्यकता गोल नहीं निर्धारित होगी, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। तो मैं भाई तू बता देना। तो उसने एक उदाहरण दिया कि जितने राजस्थान में राजपूत है ना, उससे कम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यहूदी बचे। उनको पहले ईसाइयों ने मारा, फिर उनको नाजियों ने मारा। एक छोटा सा एरिया इजराइल 50 किलोमीटर बाई 350 किलोमीटर है, उसमें आके बसे, बैठ के उन्हें चिंतन किया। इसको आप चिंतन सभा मानो, और सब आदमी अपने अपने राय लिखो। तो उन्हें बड़े बुजुर्ग बैठे थे कि भैया चारों तरफ मुसलमानों से घिरे हुए हैं, दुश्मनों से पहले से ज्यादा घिरे हुए हैं यूरोप से। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। एक ने बोला कि सबसे पहले ब्रेड का इंतजाम करो, रोटी का, पेट का। तो आज वो एग्रीकल्चर के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 है। फिर उन्होंने बोला कि अपने हथियार चाहिए, तो चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए, तो उसका इलाज कि उनसे पैसे कमाओ, बगैर पैसे के कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने एक दूसरे का सहयोग किया। जो आदमी जिस क्षेत्र में माहिर हासिल कर ली थी, उसको उन्होंने प्रमोट किया। आज अमेरिका की पूरी इकोनॉमिक उनके हाथ में। अमेरिका इसलिए पीछे लगा हुआ है क्योंकि इकोनॉमिक उनके हाथ में, उनकी यूरोप की भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद उन्होंने बोला अब हथियार बनाओ, पैसा कमाया, हथियार बनाया। तो आज अकेला 6-6, 7-7, 8-8 कंट्रियों से लड़ रहा है। ये होता है जज्बा। अपना सामाजिक तौर से पतन हो चुका है। इतिहास को अपन दोहराते हैं, इतिहास का अनुसरण नहीं करते। अपना दायित्व क्या है? तो कई बार जिंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके बारे में सोचने लग जाते हो तो मजबूर हो जाते हैं। मेरे पास में आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले सर्दियों में एक लड़की आई, विकास राणा। उसका बाप का काम था 3 बीघा जमीन। तो 3 बीघा में कितनी गिनती हो सकती है आप सोच लो। उसका भाई टैक्सी चलाता है। गलती से वो अपने बुआ के पास चलेगी तो स्केटिंग सीखेगी। वो कहती मुझे नौकरी लगती है, नौकरी में सिर्फ खेल खेल की नौकरी लग सकता हूँ, पढ़े नहीं लग सकता, कोई आरक्षण नहीं है।
न मैं आरक्षण में आ रहा, न मैं फ्री में आ रहा, न नरेगा में आ रहा, किसी में नहीं आ रहा। तो मैं कोई बात नहीं, अब बताओ उसको देखा तो 230 किलोमीटर दौड़ चुका था 24 घंटे के अंदर। मैं क्या चाहिए तेरे को कि मेरे को आप इसको से सीख करो। आज वो वर्ल्ड के अंदर चौथे नंबर पे आया है और आने वाले टाइम के अंदर ये इंश्योर कर रहा हूँ एक मेडल तो देश के लिए लेके आएगा, नहीं तो उसकी पर वो मेरा उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य है किसी नौकरी लग जाए। अब वो डिप्टी की नौकरी उसको मिल जाएगी क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय। उस लोग विचार आया मैं अगर तेरी ये औलाद होती तो क्या सोचता। उसमें मैं उधार लेके आता, गहने गिरवी रखता, कुछ भी करता, चोरी ठगी कर उसकी अपेक्षा पूरी में। आज के बाद में उस दिन मैंने एक संकल्प लिया कि अब मैं मेरा बिजनेस मेरे परिवार के लिए नहीं, बीवी के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं होगा, सिर्फ कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी लेंगे और कम्युनिटी के अंदर वो लोग भी शामिल होंगे क्योंकि मरने के बाद फिर भी 5 आदमी की आवश्यकता है, एक ब्राह्मण की आवश्यकता है, एक नाई की आवश्यकता है, एक खाती की आवश्यकता है, एक मैत्र मैत्राणी की आवश्यकता होती है। सब इनके बगैर तो अपने क्रियाक्रम में कोई नहीं होते, तो इनकी भी आवश्यकता है। तो विचार करते हुए क्यों एक फाउंडेशन बनाया थे और उसके अंदर सबसे पहले हमने 3 चीज उसमें ली है। हम आर्थिक रूप से कैसे समाज को सुदृढ़ कर सकते हैं, हमारी पहली प्लानिंग हो। दूसरा, वो गरीब लड़की राजपूतों की जिनके माँ बाप नहीं है, माँ बैठी है, बुआ बैठी है, उनके पास साधन में शादी नहीं हो रही, तो उनके कोई ना कोई मानवता के तौर पर हेल्प करनी, उनकी शादी समाज में हो जाए ताकि अपनी ब्रीड नहीं बिगड़े। तीसरा, उन खिलाड़ियों को प्रमोट करना है जो इंटरनेशनली खेलने से उनको फायदा ये नहीं होगा, उनको नौकरी मिल जाएगी उसमें। अभी 3 उद्देश्य लेके चल रहे हैं, फिर धरोहर की बात बाद में करेंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। इसका मैंने विचार किया, मेरा विचार तो आ गया और साथी चाहिए, तो मैंने विक्रांत सिंह तोमर से बात की जो एक बहुत बड़ा दार्शनिक है। तो मैं यार ये विचार आया, अब बिजनेस तो करना तो है, आज तक तो सब दे दिया करवा लो, अब मेरे को करना है और इसकी कमाई जो होगी उससे गरीब लड़के लड़कों को पढ़ाएंगे। तो हमने फाउंडेशन बना लिया। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 90% हम क्राइटेरिया बना दिया, 85% वाला कंसीडर करेंगे और वो हमारे 5-7 आदमियों की जरूरी है वो करेगी। 90% के नंबर के लड़के लड़कियां कोई भी हो उसको ए से लेकर जेड तक हिंदुस्तान के किसी कोने के अंदर बेस्ट हॉस्टल की उपलब्ध करवाएंगे, बेस्ट कोचिंग सेंटर जो उसको अच्छा लगे, जहाँ जिसके रिजल्ट आते उनमें उनकी भर्ती करवा देंगे। क्योंकि उसके बाद कारण कहूँ, उसका कारण यह था कि मैंने इतने रुपए बर्बाद कर दिए इस समाज के लिए, पर मुझे उसका रिजल्ट नजर नहीं आया, 1% भी नहीं है। मैं तो पढ़ने कहने से कोई पढ़ता, मैं दारू छोड़ने से दारू छोड़ता, जो जिसको चल रहा है वैसे चलेगा। पर सरकारी स्कूलों में इनमें ऐसे बच्चे और बच्चियां मिल जाएंगी आपको जो 90% नंबर है पर उनके संसाधन नहीं है, तो उनको पढ़ाना है, उसके लिए जितने पैसे की आवश्यकता होगी वो पैसा हम लगाएंगे। एक वो खिलाड़ी जो इंटरनेशनल खेल सकता है जिसके वजह से उसको नौकरी मिल जाए वो, और बीकानेर डिवीजन के लिए आप 2 डेट कोई भी डिसाइड कर लो, गरीब लड़कियों ने इनकी एक साथ शादी कर दो, लक्ष्य निवास आपके लिए फ्री, खाना पीना रहना, ताकि ये खर्चा बच जाए, उनके आदमी हो जाए। अभी हमने विचार किया है, उसके बाद में हम धरोहर पर भी विचार है, धरोहर को कैसे बचाया जाए। धरोहर रहेगी तो क्या पता वापिस सद्बुद्धि आ जाए इस समाज में। एक बहुत अच्छे विद्वान ने लिखा है, जिस समाज को गुलाम बनाना है तो उसके इतिहास को खत्म कर दो, उसकी सोच को बदल दो, वो तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। जब से अंग्रेज आए हैं इन राजा महाराजाओं सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी इन्होंने, ये कोई कर्म के नहीं है आज बोलो, और आज कोई नहीं है तो अजमा के देखना, अजमा के देखना। तो राजनीति में इन्हें ज्यादा शो करने की जरूरत नहीं है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जिस वजह ये फोटो को छोड़ के पहले सो गए। उसके बाद में आप देखो कितने कामयाब, वो कुछ भी दे पाएंगे समाज में, न दिए न कभी दे पाएंगे, देते थे न वो ये मूर्तियां चली गई। तो अपन अच्छे सोच अच्छे विचार के साथ में अच्छा कर्म करेंगे। समाज को सुदृढ़ करने का एक तरीका है कि
ये लक्ष्य बना के चलो कि हिंदुस्तान के अंदर 25% हमने डिसाइड किया 25% नौकरियां लगाए, गैर सरकारी हो चाहे गैर सरकारी। उसके लिए जितने संसाधन की आवश्यकता है उसकी हो जाएगी। अच्छे विचार लेके आएंगे तो अच्छा होगा। अभी मेरे पास एक चंदा मांग गया है, ये महाराणा संघ यूनियन सरकारी यूनियन में, भैया मेरे पास तो आज वाले 1 रुपया भी नहीं है, इस कर्म के लिए पैसा चाहिए तो ले लो, इस कर्म के लिए हमारा पैसे नहीं है। जो वेस्टेज जो बनी है आज तक इतने हॉस्टल खोलती है, जो हॉस्टल खोले हैं मैंने अजमेर में बोला था एक ही हॉस्टल दिखा दो जैसे मुकाबले का, उसमें स्टैंडर्ड का एक भी नहीं है। अब जो जोधपुर में बना रहा हूं उस जैसा तो हिंदुस्तान में एक भी नहीं मिलेगा। 150 रुपये है पूरी आधुनिक सुविधाएं, परंतु ये आज भूषण उसका भी रिजल्ट 0 निकलेगा। इनके सोच मीन मेंटेलिटी के लोग हो गए हैं, इनका संचालन करने वाले ज्यादातर मीन मेंटेलिटी लोग हैं, उनका आउटपुट कुछ नहीं है। जैसे कि अजमेर में खोला रेस्टोरेंट तो क्या है हॉस्टल, उसका रिजल्ट क्या है, उसके जस्ट पीछे गोदाम बनाने लगे। अरे क्यों बना रहे हो? फिर कोई मेघ राशि पैदा हो गया हॉस्टल बना देगा क्या? नहीं हमारे 5,000 किराया आ जाएगा। 100 रुपया जो समाज इकट्ठा नहीं कर सका वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आखिर रिजल्ट ये निकला है इस मामले में हम वो बच्चे जो प्रतिभावान है 90% नंबर लेके आ रहे हैं, उनके पास सुविधा नहीं है, वो चाहे दिल्ली जाए चाहे बॉम्बे जाए चाहे अबोर्ड जाए, उसके लिए पूरा खर्चा हमारा फाउंडेशन उठाएगा। और हम उसके अंदर मेंबर ही उन लोगों को मिलाएंगे, मेंबर उन लोगों को मिलाएंगे केवल जिसकी 1 रुपया फीस होगी, 365 रुपए। जो फाउंडेशन जो डिसीजन ले लेगा उसको अनुसरण करेगा उसका, अदरवाइज किसी को मेंबर भी नहीं बनाएंगे। हम अपने आप व्यापार कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे, जो कुछ करना है सब कुछ कर देंगे। एक लड़का लड़की की 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए की पोस्ट आती है, 100 को बढ़ाएंगे तो 5 करोड़, 300 को बढ़ाएंगे 15 करोड़, और वो जो पढ़ के लिख के नौकरी लग जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी जितना पैसा फाउंडेशन ने खर्च किया है वो पैसा उसको फाउंडेशन वापस दे, ताकि उन पैसों से दूसरा तो इस प्रकार की योजना बना है। मैंने ये विचार रखा विक्रांत सिंह तोमर के पास है, तो उसने बोला कि यार फिर तो हम लोग ऐसे ही इसको ग्लोबली करें। तुम्हारे भी कॉन्टैक्ट हैं, मेरे भी कॉन्टैक्ट हैं, और अपना अपनी योजना के बारे में बताएंगे, उनके समझ में आ गई तो फिर एक रोज अपना अच्छा नाम अपना चित्रण करता हूँ। तो मैं बता कि मैं एक कोशिश करता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने CSR हेड है उनको बुलाऊं और मेमोरी अपन पद्मश्री पद्म भूषण लिए हुए बुलाएंगे, जिनकी वजह से लोग आएंगे देखेंगे और वो अपने को अच्छी शिक्षा भी देंगे और अपनी सहायता भी करेंगे। तो हमने अभी 18-19 तारीख को हमारी कॉन्फ्रेंस है जैसलमेर के अंदर, जिसमें हिंदुस्तान की 35-40 कंपनियों के CSR हेड आ रहे हैं, 3-4 पद्मश्री भी आ रहे हैं और इंडोनेशिया से इनसे भी लोग आ रहे हैं। सिर्फ समाज का उत्थान करें, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए उस बारे में ही हमारी चर्चा होगी। एक संस्कृति के हिसाब से संस्कार और संस्कृति जो अपने पूर्वजों ने अपने को सिखाया है, अपने सिद्धांतों ने उनके बारे में क्या अपने संस्कार थे, क्या अपनी संस्कृति थी, क्या रीति रिवाज, ये हमारा सेकंड चरण में लेंगे। इसके साथ में धन्यवाद बताया। तो उन्होंने 200-300 कर्मचारी, आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने 1 करोड़ रुपया मेरे पास दे दिया चेक से, सारा पैसा चेक से ले रहे। और 11 करोड़ मैंने मेरी औलाद को बोला भाई अब तुम दो, आज तक सारा माल खा लिया तुमने, 11 करोड़ रुपये उन्होंने मेरे को दिए, 12 करोड़ से मैंने स्टार्ट कर दिया। अब जो लोग जुड़ते जाएंगे या उनसे व्यापार करेंगे उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर दिया। फाउंडेशन बिजनेस भी करेगा, क्यों बिजनेस के मतलब पैसे आएंगे कहाँ, रोजाना कौन देने वाला है, कोई नहीं देने वाला। तो इसकी कमाई करके इसी से आगे बढ़ाना है। थैंक यू। आप लोग पधारा, बहुत अच्छा लगे और आईना भी भविष्य में पधार करेगा। माताओं, बहनों और मेरे सहयोगी टीम के सदस्यों, मुझे आदेश दिया गया है कि यदि 2-3 मिनट में मैंने इसको पर अपने सभी समेटा तो पीछे से मार्शल मुझे उठा के ले जाएंगे। तो मैं आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते हुए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि 2022 में हम लोगों ने ये संस्था बनाई थी
और 2022 में ही महाराज शेख हाजी बड़ीर जी और गंगा सिंह जी की जयंती मनाई थी, जिसमें आप लोग पधारे, आपने अपना प्रेम और स्नेह हमें दिया और आयोजन को सफल किया। आज आप पुनः 2023 में किसी कारणवश हम नहीं मना पाए, आज आप पुनः पधारे, हमें एक संबल दिया और बोलने के लिए महाराज शेखा जी पे, गंगा सिंह जी पे, बड़ीर जी पे सब लोगों ने बोला और बहुत कुछ बोला। अब बोलने के लिए मेरे पास कोई विशेष कोई बिंदु नहीं है। और जहाँ तक संस्था की बात है, संस्था के बारे में आपको बता दिया। हम लोग जो करना चाहते थे और जो हमारे मन में जो अपेक्षा थी वो मेघराज जी साहब ने आपको फरमा दी। तो अब हम लोग मेघराज जी साहब की जो फाउंडेशन है उसके सेतु के रूप में या उसके साथ एक टीम के रूप में काम करेंगे। जो अपने राजस्थान में कहावत है ना कि माल मालका और कंपनी की मसूरी, तो साथ के पैसे, साथ की संस्था और हम तो धोती मसूरी लेंगे हम। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि अभी हमने पुरस्कार वितरण किया तो ये देख के बड़ा खेद हुआ कि 32 लोगों को पुरस्कार दिया गया, जिसमें खेद भी हुआ और गर्व भी हुआ। 25 बालिकाएं और बच्चे हैं, ये गर्व की बात है। और शर्म की बात यह है कि छात्र उसमें बहुत नगण्य है, 5 या 7 है। कोई खेल में, शिक्षा में, ये तो 2-4 बच्चों ने अपनी लाज रख ली, बाकी ये मातृ शक्ति जो है इसके सामने हमें शर्मिंदा ही होना पड़ेगा। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, मैं माताओं और बहनों से निवेदन करूँगा कि मेहरबानी करके तालियां नहीं बजाएं, बच्चों को नालायक नहीं बनाएं। आप जो है अपना सारा ध्यान जो है बालिकाओं पे दे रही हैं, कुछ ध्यान हम पे भी दीजिए, कुछ बच्चों को संस्कारी कुछ काम के लिए उनको भी प्रेरित कीजिए। संस्था को सबसे बड़ा दुख हुआ कि हमने जो इनाम दिए उनमें एक बच्ची है सुमन कंवर, डॉक्टर रघुवीर सिंह। उस बच्ची का DU में मिरांडा कॉलेज में एडमिशन हो गया था और सिर्फ इसलिए नहीं जा पाई कि उसके पास उन्हें 72,000 रुपये फीस के लिए, यह आज हमें मालूम पड़ा। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि ऐसी कोई बच्ची या बालक या बालिका कोई भी है और आपकी जानकारी में ये आता है कि भाई इसकी फाइनेंशियली कारण से इसकी प्रगति रुक रही है, तो हमारे बीच में मेघराज सिंह साहब तो दान करते रहते हैं समाज के लिए, सबको भेज दो मेरे पास। हाँ, बैठे ही है। तो मैंने कहा ना, माल मार्कों की कंपनी की मसूरी, आप हमारे मार्ग पर जाओ तो हमारी भी प्रसिद्धि होगी। और साहब ने जब फरमा दिया तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये करूँगा, आप लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्नेह, ये प्यार बनाए रखें। एक कहावत है कि वंश श्रृंखला की कड़ियों में प्रबल रिश्ता खून का, विचार मिले न मिले संबल सबद जुनून का। तो प्यार बनाए रखें, विचार मिले न मिले, संस्था और आप और हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब संगठित होकर के मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे और मिलने जुलने की परंपरा को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और पधारने जगले प्लीज भोजन अवश्य लेंगे। थैंक यू सर। साधुवाद आदरणीय मेघराज जी साहब को, जिन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है वो आगे आने वाले उज्जवल भविष्य का संकेत है। इसके बहुत सुंदर परिणाम सामने आएंगे। सर बाद में हो जाइए आप। एक ही साइड जाइए सर, यहाँ जाइए सर, दो दिन आ जाइए।
है।